हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। हम लोग यहाँ पर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे हैं और ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग जाकर के पार्ट 1 देख सकते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट 2 से। ठीक है, ओके। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है पार्ट 1 ऑलरेडी हमने अपडेट कर दिया उसको आप लोग, और मैंने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप प्लेलिस्ट पे जा करके आप पूरी वीडियो को एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। किस तरीके से फ्रांस में आइडिया ऑफ नेशन आता है ना। नेशन का एक आइडिया, लोगों के विचार आता है लोगों के मन में। इन सभी चीज़ों को देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो कैसे आइडिया डेवलप होता है इस चीज़ को भी हम लोग जानते हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ था, क्लास 9th में आप लोग पढ़े थे, वहाँ से कहानी शुरू हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं 1804 तक की कहानी। वहाँ पढ़े थे हम लोग 1804 तक की कहानी पढ़े थे वहाँ पर। यहाँ पर हम लोग 1804 के बाद जो घटना घटती है वो पढ़ते हैं हम लोग क्लास 10th वाले में। ठीक है, करेक्ट। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। पहला जो फ्रांस की क्रांति के बारे में क्लियर एक्सप्रेशन मिला था हम लोग को कि हाँ, यहाँ पर कुछ होने वाला है, कुछ राष्ट्रवाद चल रहा है, कुछ राष्ट्र की बातें चल रही हैं, वो हमें 1789 में देखने को मिल गया था क्लियर एक्सप्रेशन वहाँ पर। फ्रांस, एज यू नो, would remember a full-fledged territorial state in 1789 under rule of an absolute monarch. 1789 तक जो फ्रांस था वो क्या था, एक फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट था, एक राजा था और पूरी तरीके से राजतंत्र में बंधा हुआ था। मतलब कि उसका एक निश्चित बाउंड्री थी और राजा का एक अपना स्टेट हुआ करता था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, राजा के अकॉर्डिंग सारा काम चलता था वहाँ पर, है ना। आपको पता है बर्बन डायनेस्टी वहाँ पे शासन करती थी। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मोनार्की वहाँ पे 1789 तक वहाँ पे था। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू ए बॉडी ऑफ सिटीजन। अब यहाँ पर क्या होता है, पॉलिटिकल, पता है कि 1789 में क्या होता है, यहाँ पे रेवोल्यूशन होता है ना। तो जब रेवोल्यूशन होता है उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस देखने को मिलते हैं। राजनीतिक और संवैधानिक यहाँ पे चेंज होते हैं। मतलब कि सब कुछ, अब जनता ने रिवोल्यूशन किया है, क्रांति किया है, उसकी वजह से क्या होगा कि पूरी की पूरी जो पावर है वो मोनार्की के हाथ से चली जाती है ना। और वो कहाँ पे आ जाती है, जनता के पास, फ्रांस के सिटीजन के पास चली जाती है। सॉवरेनिटी मतलब होता है डिसीजन ऑफ टेकिंग पावर, है ना। अ, तो मतलब कि डिसीजन लेने की क्षमता। सॉवरेनिटी मतलब क्या होता है, डिसीजन लेने की क्षमता किसके पास है। तो पहले तो मोनार्की के पास थी, लेकिन अब ये पावर 1789 के रिवॉल्यूशन के बाद कहाँ चली जाती है, फ्रांस के जनता के पास, फ्रेंच सिटीजन के पास चली जा रही है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर पावर का क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, पावर शिफ्ट हो रही है, मोनार्की से सिटीजन के पास चली गई। सिटीजन के पास जाने का मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग, वहाँ पर एक डेमोक्रेसी के वे में काम, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, लोग वोट करते हैं, उसके बाद हमारे लीडर चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, इस तरीके से। तो यही सिचुएशन वहाँ भी कहीं ना कहीं हो रही है थोड़ी बहुत, है ना। और जो डिसीजन लेने की पावर कहाँ चली गई है, जनता के पास चली गई है। ठीक है, ये एक अच्छा गुड साइन होता है एक डेमोक्रेसी के लिए। द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny। और ये क्रांति बता रहा है, जो रेवोल्यूशन हो रहा है ये बता रहा है कि ये फ्रांस की जनता ही है ना, जो कि वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी अपने नेशन को, अपने राष्ट्र को बनाने में योगदान दे रही है। और फ्रांस की जनता ही है जो कि अपना डेस्टिनी तय करेगी। डेस्टिनी मतलब अपना लक्ष्य होता है ना, कि कहाँ आपको पहुँचना है। तो ये फ्रांस की जनता ही है कि वो अपनी डेस्टिनी को तय करेगी कि उन्हें कहाँ तक पहुँचना है, अपने देश को कहाँ तक ले जाना है। ये बात यहाँ पे चल रही है। समझ में आ रही है बात, ओके। तो करें कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग्स द फ्रेंच पीपल। करें कि शुरू से ही, शुरुआती दौर से ही, जब रेवोल्यूशन चला तो उसके शुरुआती दौर से ही, क्योंकि इन लोगों को एक राष्ट्र की भावना लोगों के अंदर जगानी थी, एक नेशनलिज्म का आइडिया क्रिएट करना था लोगों के अंदर में। मतलब एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक आइडेंटिटी कि मैं ही इस देश का हूँ। जैसे कि क्या है, जैसे कि मान लो भारतीय हैं,
तो हमारे अंदर क्या होगा, सबके अंदर एक आइडेंटिटी होगी कि हमारा एक नेशनल फ्लैग है, हमारा तिरंगा है। अगर उसको देखेंगे तो सभी भारतीय कहेंगे ये भारत का तिरंगा, ये हमारा तिरंगा है। तो क्या होता है, ये एक थोड़ी सी एक अपने की भावना आती है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं अपनी धरती को धरती माता बोलते हैं, बात समझ में आ रही है। तो वैसे ही वो लोग अपने धरती माता को वो लोग क्या फादरलैंड बोलते थे, पितृभूमि बोलते थे, फादरलैंड वो लोग बोलते थे, ठीक है। उनका वो भी अपना एक फ्रेंच फ्लैग बनाए, ठीक है ना। अपने नेशनल से जैसे देखते हो जब 15 अगस्त 26 जनवरी आता है तो हम लोग के यहाँ राष्ट्रीय गान बजते हैं, है ना, जो कि काफ़ी एक प्रेरित करता है अंदर से कुछ करने की देश के लिए, है ना। तो इस तरीके से लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की भावना ये लोग क्रिएट कर रहे थे, है ना। पुरानी इतिहास को दिखाना, पुराने इतिहास को दिखाने में लगता है ना हमारे अंदर कुछ लगता है कि हाँ यार कितना हमारा इतिहास अच्छा है ना। अब पहले क्या था, अब क्या हो चुका है, अब हम क्या हो चुके हैं। तो इस तरीके की एक नेशनलिज्म की भावना जगाना, और वही ये लोग काम कर रहे थे यहाँ पे। बताता हूँ डिटेल में पढ़ पढ़ के, ठीक है। देखो ध्यान से, करेक्ट द आइडिया ऑफ ला पैट्री। ला पैट्री मतलब द फादरलैंड, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना अपनी धरती को धरती माता बोलते हैं, वैसे ही ये लोग क्या बोल रहे हैं, उसको फादरलैंड बोल रहे हैं, पितृभूमि बोल रहे हैं। और जो इस पितृभूमि पर जो रह रहे हैं उसे ली सिटियन कहा गया। ली सिटियन मतलब वो जो सिटीजन है, लोग जो रह रहे हैं। और ये क्या कर रहा है, ये ला पार्टी और ली सिटियन क्या है, इसका मतलब ये बता रहा है नोशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी, कि यहाँ पर जो कम्युनिटी है क्या है, ये यूनाइटेड है। और क्या कर रही है ये कम्युनिटी, इंजॉइंग इक्वल राइट, इन सभी को क्या मिल रहा है, इक्वल राइट मिलेगा, ठीक है ना। जो भी इस पितृभूमि में रह रहे हैं उसको क्या मिलेगा, सबको इक्वल अधिकार मिलने वाला है अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन। कब मिलेगा, जब हमारा संविधान सब बन जाएगा तब मिलेगा। बात समझ में आ रही है। इसी दौरान जैसे मैंने बताया ना कि हम लोग का अपना झंडा है, ठीक है। ये क्या है, कॉमन आइडेंटिटी पूरे भारतीयों के लिए, कि एक झंडा लेके चलोगे तो हाँ पूरे भारत कहेंगे ये हमारा झंडा है, ये हमारे देश का। वैसे ही यहाँ भी ए न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड्स, है ना। जो पुराने जो राजा के ध्वज होते थे उस झंडे को हटा दिया गया, उस ध्वज को हटा दिया गया, और एक नया फ्रांस का एक झंडा अपना बनाया गया कि ये अब हमारा नया फ्लैग होगा। इससे पूरी फ्रांस जानी जाएगी, इस झंडे से पूरी फ्रांस जानी जाएगी। बात समझ में आ रही है। उसके बाद देखो ये क्या है, ये सब नेशनलिज्म की भावना है, राष्ट्रवाद की भावना है। देखो राष्ट्रवाद कैसे जगता है, जब 15 अगस्त 26 आता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने देश का झंडा, है ना, और फिर स्टिकर वगैरह लगा कर चलते हैं हम लोग अपने मुंह पर या फिर हाथों पर, है ना। टोपी वगैरह चलते हैं, तिरंगे वाले टोपी, या फिर कुछ शर्ट वैसा पहन लेते हैं, ताकि क्या होता है एक नेशनलिज्म की फीलिंग जगती है उस दिन कि हाँ इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। इस तरीके की चीज़ें, है ना। किसी ने हम पर कब्जा किया था, हमने उसको मार के भगाया। तो वैसे ही फीलिंग यहाँ भी लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हो कितने अच्छे अच्छे सॉन्ग बजते हैं उस दिन, है ना। मेरे देश की धरती शायद पे जो सॉन्ग बजते हैं, ये क्या होता है, एक हमारे अंदर एक अलग सी भावना क्रिएट करती है। उस दिन लोग ज़्यादातर कुछ मूवी देखते हैं, लड़ाई वगैरह की मूवी देखते हैं, है ना, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो मूवी चलती हैं, इस टाइप की मूवियाँ लोग देखते हैं, ताकि एक अंदर क्या होता है, एक अलग सी भावना नेशनलिज्म, कुछ राष्ट्र के लिए कुछ करने की भावना, ऐसी भावनाएं जगने लगती है उस समय। तो वही ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने देश को जगाने की कोशिश ये लोग भी कर रहे हैं। स्टेट जनरल्स वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। यहाँ पर जो स्टेट जनरल होता था, ठीक है, वो एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा चुना जाता था। बात एक्टिव सिटीजन कौन था, यहाँ पर ध्यान समझना, ऐसे सिटीजन जो कि टैक्स पे करते थे, ऐसे सिटीजन जो टैक्स को पे करते थे उसको एक्टिव सिटीजन कहा जाता था। और बाद में इस स्टेट जनरल को चेंज करके नेशनल असेंबली बना दिया गया। बात समझ में आ रही है, इसको नेशनल असेंबली बना दिया गया था। उसके बाद न्यू हाइमन्स वेयर कंपोज, नए नए गीत वगैरह हाइमन्स वगैरह लिखे गए। ओथ, लोगों ने शपथ लिया देश के नाम पर। मार्टियर्स कोमेमोरेटेड, शहीदों को लोगों ने, है ना, याद किया। जैसे हम लोग शहीदों को याद करते हैं ना उस दिन 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन, ठीक है, ये हमारे शहीद थे, ये उनको कुछ ऐसी ऐसी मूवी दिखाई जाती है। तो इससे क्या होता है, एक राष्ट्रवाद की भावना जगती है। तो ये भी लोग वही काम कर रहे हैं, देख रहे हो यहाँ पर, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन, सब कुछ राष्ट्र के नाम पर हो रहा है। A centralized administrative system was put in place. It formulated uniform law for all citizens. एक यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा जो कि पूर्ण रूप से सेंट्रलाइज्ड होगा और हर जगह क्या होगा, यूनिफॉर्म लॉ होगा
समान कानून होगा पूरे जनता के लिए, पूरे सिटीजन्स के लिए विद इन इट्स टेरिटरी, ठीक है। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज वेयर एबोलिश्ड, यहाँ पर जो भी इंटरनल कस्टम थे, ड्यूटीज़ थे, जो ड्यूज थे, सब कुछ ख़त्म कर दिए गए हैं। समझ में आ रही है बात, सब कुछ ख़त्म कर दिए गए थे। अब देखो कह रहा है कि इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ ड्यू एबोलिश कर दिए गए, ठीक है। और उसके बदले में क्या और क्या लाया जा रहा है, सिस्टम ऑफ वेट, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट। अब यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट क्या है, जैसे कि समझो ध्यान से, मान लो यहाँ पे कोई जगह है फ्रांस का यहाँ पर, और फिर हमें यहाँ जाना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ फ्रांस का पूरा टेरिटरी है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो यहाँ पे बहुत सी जगहों से पास करना पड़ेगा, यहाँ यहाँ अलग अलग स्टेट से होते हुए जाना पड़ेगा। तो अलग अलग स्टेट की पता है अलग अलग वेट है, अलग अलग मेजरमेंट है, अलग अलग करेंसी है, इससे बहुत समस्या होती थी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। इससे पहले तो बहुत लेट होता था आने जाने में, है ना। और फिर करेंसी अलग अलग थी, मेजरमेंट अलग अलग, तो बहुत सारी समस्याएं थी। इन सभी समस्याओं को दूर कर दिया गया था, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। तो मैंने बताया क्या कि यहाँ पर यूनिफॉर्म लॉ सिटीजन्स के लिए लाया गया, सबके लिए समान कानून लाए गए, है ना, कि सबके लिए एक ही लॉ होगा, अलग अलग जगहों पर अलग अलग लॉ नहीं होगा अपने टेरिटरी के अंदर में, जहाँ फ्रांस की टेरिटरी है। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज खत्म कर, जो कि अभी मैंने बताया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट आया कि एक ही मेजरमेंट्स पूरे फ्रांस में चलेगा। रीजनल डायलेक्ट्स वेयर डिस्करेज एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटेन इन पेरिस। कहा गया कि जो देखो रीजनल जो भाषाएं हैं ना, जो क्षेत्रीय भाषा, जैसे कि मान लो पूरे भारत में क्या जाता है, लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन समझो ध्यान से, जब जाओगे यूपी में कुछ लोग भोजपुरी बोलेंगे, है ना। अगर चले जाओ बिहार में कुछ लोग मैथिली भाषा बोलेंगे, तो ऐसी क्षेत्रीय भाषाएं थी। तो क्षेत्रीय भाषाओं को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। क्षेत्रीय भाषाएं आपको बोलना है बोल सकते हो, लेकिन इसको डिस्करेज किया गया। लेकिन फ्रेंच जो भाषा होगी यही भाषा सभी को बोलना है, ये बात कही गई यहाँ पर। बात समझ में आ रही है कि फ्रेंच भाषा ही सबको बोलनी है, ठीक है ना। बिकम द नेशन, बिकम द लैंग्वेज ऑफ द नेशन, और यही क्या बना, पूरे फ्रांस का एक भाषा बन गया। बात समझ में आ रही है। तो क्षेत्रीय भाषाओं को उतना डिस्करेज कर दिया गया, नीचे कर दिया गया, और इसको अपलिफ्ट कर दिया गया इस भाषा को। उसके बाद द रेवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। जो क्रांतिकारी लोग हों, ये लोग कह रहे हैं क्या कि ये हमारा मिशन है, हमारे लोगों का, हमारे देश के लोगों का, और ये हमारी डेस्टिनी है। डेस्टिनी मतलब कि हमें कहाँ तक पहुँचना है ना। ये हमारी फ्रांस की जो जनता है, यही क्या करेगी, देश को आज़ाद कराने में, नेशन को आज़ाद कराने में क्या कर रही है, हेल्प करेगी। और डेस्पोटिज्म को हमें ख़त्म करना है, ये बात ध्यान रखना है। ये बातें रेवोल्यूशनरी बार बार लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप ही लोग हो जो कि इस पूरी फ्रांस को आज़ाद करा सकते हो, आप आओ और हमारी मदद करो। ऐसे लोग भाषण देते हैं नेता लोग, ठीक है। तो ऐसे ही भाषण यहाँ भी चल रहा है, लोगों को प्रेरित किया जा रहा है राष्ट्र के नाम पर। बात समझ में आ रही है। इन अदर वर्ड्स टू हेल्प द अदर पीपल्स ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन, है ना। बात समझ में आ रही है। और इसके वजह से जो और भी नेशन थे यूरोप के, वो लोग भी प्रेरित हो रहे हैं कि अब हमें भी तो राष्ट्र बनना है। मान लो यहाँ वाला राष्ट्र बन गया, एक देश बन गया, बगल वाला भी सोच रहा है कि हमें भी एक देश बनना है ना। हम क्यों राजा के अंदर में रहें, हम राजा के अंदर में नहीं रहेंगे, हमें भी डेमोक्रेसी लानी है। तो ऐसा पूरे यूरोप में एक माहौल चलना शुरू हो गया था। बात समझ में आ रही है। When the news of events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle class began sitting Jacobin Club। कहते जब ये न्यूज़, फ्रांस की जो न्यूज़ अलग अलग जगहों पर पहुंची, है ना, फ्रांस में जो इवेंट हो रहा था ये अलग अलग शहरों में पहुंचा, अलग अलग जब यूरोप के जगहों देशों में पहुंचा, तो वहाँ के भी जो स्टूडेंट हैं, वहाँ के भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उन लोगों ने भी क्या करना शुरू कर दिया, जैकोबिन क्लब बनाना शुरू कर दिया। आप लोग क्लास 9 पढ़ो जैकोबिन क्लब के बारे में, ठीक है। ताकि वहाँ पर बैठ के लोग बात करते थे कैसे देश को आज़ाद करना है, क्या करना है, सीक्रेट के लिए काम चलता था वहाँ पे। देयर एक्टिविटी एंड कैंपेन्स प्रिपेयर द वे फॉर द फ्रेंच आर्मी विच मूव इनटू द हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन 1790, है ना। इससे क्या हुआ, लोगों जो फ्रांस का जो आर्मी है ना, इसको एज मिला कि वो और भी देशों में पहुँच सके, और भी देशों को आज़ाद कराने के लिए मोटिवेट कर सके। इससे फ्रांस की आर्मी क्या है कि अलग अलग देशों में भी, अलग अलग स्टेट में भी पहुंची, यूरोप के, ठीक है, फ्रांस के अलावा भी अलग अलग जगह पहुंची 1790 तक। विद द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी वॉर, जैसे जैसे ये आउटब्रेक हो रहा था, रेवोल्यूशनरी वार चल रहा था, द फ्रेंच आर्मी बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रोड। इसका मतलब
जैसे जैसे ये रिवोल्यूशनरी आइडिया आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे फ्रांस की आर्मी भी क्या कर रही है कि इस आइडिया को आगे बढ़ाने में कामयाब हो रही है। ठीक है, लोगों को प्रेरित कर रही है फ्रांस की आर्मी। तो ये पूरा का पूरा देख सकते हो, उस समय इम्पायर था, अलग अलग ऑस्ट्रियन इम्पायर यहाँ पे है, ओटोमन इम्पायर यहाँ पर है। ठीक है ना, ये देखो इटली किस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में टिटा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा बटा हुआ था पूरे पूरे यूरोप अलग अलग एम्पायर के अंदर में। नेक्स्ट आगे देखो, विद इन द विद इन द वाइड स्वैथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल। अब हिज यहाँ पर कौन है, ध्यान देना, हिज कंट्रोल, हिज जो है वो कौन है, ये है नेपोलियन की बात चल रही है। पता है नेपोलियन क्लास 9 पढ़े थे ना आप लोग। नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन फ्रांस, है ना। जब फ्रांस में जब गद्दी पे बैठता है ये, है ना, तो उसको पहले तो अच्छे से काम करता है, बहुत डेमोक्रेटिक वे में काम करने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे क्या करता है, ये मोनार्की सिस्टम को फिर से ला देता है ना। और बहुत सारे रिफॉर्म करता है। जब ये अपनी गद्दी पर बैठता है तो बहुत सारे चेंज करता है फ्रांस में, और जो कि ऑलरेडी ये इंट्रोड्यूस कर चुका था, फ्रांस में बहुत सारे चेंज कर चुका था। अब ये क्या करेगा, अदर भी जगहों पे जो भी इसकी टेरिटरी जो एक्वायर करी है वहाँ भी चेंज करते जा रहा है, फ्रांस के अलावा भी जो जहाँ इसकी टेरिटरी है। थ्रू ए रिटर्न ऑफ मोनार्की, फिर से ये मोनार्की ला दी डेमोक्रेसी से। नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस। नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को, जो 1789 में डेमोक्रेसी वहाँ पर आई थी, फ्रांस के में क्रांति हुई थी, डेमोक्रेसी आई थी, इसने फिर से वही मोनार्की को ला दिया है। किसने, नेपोलियन ने। ठीक है, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल। लेकिन अगर हम लोग बात करें एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, है ना, जो कार्य का संचालन ये कर रहा है, बहुत ही अच्छा रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल पे काम, बहुत ही अच्छे प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। इसने अपना एक सिविल कोड लाया था 1804 का, सिविल कोड ऑफ 1804। इसको हम लोग नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं, जो सिविल कोड था 1804 का। ठीक है ना, इसमें इसने क्या किया था कि सारे के सारे जो प्रिविलेज मिलते थे, है ना, ख़त्म कर दिया था। डिड अवे ऑल द प्रिविलेज विद बर्थ, बेस्ड ऑन बर्थ। जो भी जन्म के आधार पर जो भी हर किसी को प्रिविलेज मिलते थे, पढ़े हो ना, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, है ना, नोबिलिटी वगैरह, क्लर्की वगैरह, तो वो सारे जो प्रिविलेज थे सबको ख़त्म कर दिया कि अब कोई ऐसा प्रिविलेज नहीं मिलेगा, सबको टैक्स पे करना है। एस्टैब्लिश इक्वलिटी, सब में सब लोग समान रहेंगे, ये बात कहा किसने, ये सब सिविल कोड 1804 में लिखा हुआ है, याद रखना। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो सभी लोग कानून के सामने क्या है, बराबर है। सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, सबको प्रॉपर्टी का अधिकार है, यहाँ पर ये कहा गया। कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर द फ्रेंच कंट्रोल, है ना। और फ्रांस में नहीं, बल्कि फ्रांस के अलावा भी जहाँ जहाँ टेरिटरी को एक्वायर किया है ना, अपने अंदर में किया है, उन सब में इस कोड को अप्लाई किया गया। इन द डच रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, है ना। यहाँ पर भी, इन सभी जगहों पर भी नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव को सिंप्लीफाई किया, साधारण रूप में बनाया। एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, इसने फ्यूडल सिस्टम, जो सामंती व्यवस्था थी पहले, है ना, उसको ख़त्म कर दिया। जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह वसूलते थे, ये सारे सिस्टम जो थे सब खत्म हो गए थे। एंड फ्री द पीजेंट फ्रॉम सर्वडम, जो पीजेंट थे, है ना, पीजेंट को दासत्व से मुक्ति, दास समझते हो ना, स्लैब, है ना, तो पीजेंट लोग स्लैब के रूप में काम कर रहे हैं किसी लैंडलॉर्ड्स के यहाँ, किसी राजा के यहाँ। तो इस तरीके से ये सर्वडम वाली समस्या को ख़त्म कर दिया, इससे पीजेंट काफ़ी खुश हो गए थे। जो भी मैनुअल ड्यूज वगैरह थी सब खत्म कर दिया। इन द टाउन टू, शहरों में भी गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वेयर रिमूव, शहरों में जो गिल्ड सिस्टम थे उसको खत्म कर दिया। गिल्ड मतलब श्रेणी होता है, एक श्रेणी को, जैसे कि मान लो एक सोनार की श्रेणी हो गई, एक लोहार की श्रेणी, जो लोहा बनाए उसको लोहार बोलते हैं, है ना, जो प्लम्बर्स हो गए, तो ऐसी एक श्रेणी है, काम करने वालों को श्रेणी बोलते हैं। इन सबको खत्म कर दिया गया, है ना। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम यहाँ क्या हो गए, इम्प्रूव किए गए, बहुत अच्छी तरीके से किए गए। ठीक है ना, याद रखना है। पीजेंट, आर्टिजन्स, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन इंजॉय ए न्यू फाउंड फ्रीडम, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया बिजनेस में काफ़ी फायदा होगा। क्यों फायदा होगा, क्योंकि जो उनका सामान यहाँ से यहाँ पहुँचने में लेट होता था, डिले होता था, सब अब जल्दी पहुँचेगा। दूसरी बात, टैक्स जो लग रहा था बार बार, है ना, वो कस्टम ड्यूटी लग रहा था, वो सब खत्म हो गया, बार बार कस्टम ड्यूटी नहीं देना पड़ा, एक ही बार बस दे दिए, हो गया। तो इस तरीके से बिजनेस एंड स्मॉल स्केल producer of goods in particular began to realize that uniform law, standardized weight and measures, and a common national currency would be facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to the. तो बिजनेस में काफ़ी फायदा हो रहा है इससे, इनको लग रहा है कि हमारा सामान जल्दी पहुंचेगा,
है ना, अब आराम से एक्सचेंज हो सकता है गुड्स का यहाँ से वहाँ, ठीक है। However, in the area in the areas conquered, the reaction of the local population to French rule was mixed. Were mixed. Initially, in many places such as Holland, Switzerland, as well as in certain like Brussels, Mainz, Milan, Warsaw, the French army were welcomed as harbinger of liberty. जब फ्रेंच आर्मी जब पहुंच रही थी अलग अलग देशों जगहों पर यूरोप के, तो सब लोग हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी, हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी मतलब कि जो अग्रदूत होता है ना, मतलब कि मान लो फ्रीडम के रेस में चल रहे तो सबसे आगे जो है वो कौन है, फ्रांस है, जिसको हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी बोलते हैं, ठीक है ना, अग्रदूत बोलते हैं इसको, है ना, आज़ादी का अग्रदूत, मतलब जो सबसे आगे चल रहा है, ठीक है। तो सब लोग इसका वेलकम कर रहे थे, आओ और हमें भी आज़ाद कराओ, ऐसी बातें। बट लास्ट में होता क्या है कि जो इनकी एंथुजियाज्म थी वो समाप्त हो गई, हॉस्टिलिटी अब बढ़ गई इनकी, है ना, जो एंथुजियाज्म था वो हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट हो गया, हॉस्टाइल हो गए। क्यों हो गए, आइए देखते हैं, ठीक है ना। एज इट बिकम क्लियर दैट न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। अब इनको लगा कि जो ये हमें आज़ादी मिलेगी तो हमें पॉलिटिकल फ्रीडम मिलने वाला हमें नहीं है। इस वजह से समस्या इनको होने लगी, अरे यार ये फिर क्या, फिर तो उसी समस्या में पड़ जाएंगे। इंक्रीज टैक्सेशन, यहाँ पर धीरे धीरे टैक्स बढ़ाए जाने लगे, सेंसरशिप लग गए लोगों के ऊपर। फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी रिक्वायर्ड टू कंकर द रेस्ट ऑफ यूरोप, है ना, और कहा गया कि सब पूरे यूरोप को एक्वायर कर लो, है ना। तो ये सारी समस्याएं लोग देख, अरे यार ये तो फिर से हमें नेपोलियन परेशान करने के चक्कर में पड़ गया है ना। तो अब फिर से अब क्या होगा, युद्ध होगा, सभी देश से मिल करके नेपोलियन को यहाँ पर हरा देंगे, ठीक है। ऑल सीम्स टू वेट द एडवांटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, है ना। ओके, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप पार्ट 3 में। तो मिलते हैं पार्ट 3 के साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।